मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे। उन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन 2 साल से भी कम टाइम में पूरी कर ली थी। इसके बाद वो स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, सब फुल स्कॉलरशिप पर। मेरे दूसरे डैडी ने 8th क्लास से आगे पढ़ाई नहीं की थी। दोनों ही अपने करियर में सक्सेसफुल थे। दोनों ने लाइफ लॉन्ग कड़ी मेहनत की। दोनों ने अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर्स मिले। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। दोनों ही मुझे सलाह देते थे, पर उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों ही एजुकेशन पर बहुत जोर देते थे, पर पढ़ाई के सब्जेक्ट्स अलग अलग थे। एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। बचपन में मैं बहुत कंफ्यूज रहता था। एक तरफ मेरे आदर्श अजीम पढ़े लिखे डैडी थे, तो दूसरी तरफ अमीर डैडी। मैं दोनों की सुनना चाहता था, पर उनके विचार खासकर पैसे को लेकर जमीन आसमान का फर्क रखते थे। जैसे मेरे गरीब डैडी कहते थे कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, और मेरे अमीर डैडी इस बात से चिढ़ते थे। वो कहते थे तुम्हें यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। एक स्टेटमेंट है जो आपके दिमाग को बंद कर देता है, दूसरा एक सवाल है जो आपके दिमाग के लिए नए रास्ते खोलता है। अमीर डैडी का कहना था कि जब आप कहते हो मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। मगर जब आप सवाल पूछते हो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। वो कहते थे मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है, क्योंकि मैं इसकी एक्सरसाइज करता रहता हूं। ये जितना तेज होता है मैं उतना ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की निशानी है, और इसी एक सोच के फर्क ने दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क ला दिया। ये सारी सीख स्कूल में नहीं घर पर मिलती है। शायद इसीलिए अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, गरीब और मिडिल क्लास कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। अब सोचिए, एक गरीब पेरेंट अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वो सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे ग्रेड से ग्रेजुएट भी हो जाए, पर पैसे को लेकर उसकी सोच, उसकी प्रोग्रामिंग एक गरीब इंसान जैसे ही रह जाती है। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं सिर्फ 9 साल का था। मैंने अपने डैडी से पूछा, डैडी आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? डैडी ने अखबार नीचे रखा और पूछा, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? मैंने कहा, क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी अपनी नई कैडिलैक कार में आई थी और वो लोग अपने बीच हाउस पर पिकनिक के लिए जा रहे थे। जिम्मी अपने साथ 3 दोस्तों को ले गया, पर माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने कहा कि वो हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम गरीब बच्चे हैं। ये 1956 की बात है। मैं एक ऐसे पब्लिक स्कूल में जाता था जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, बैंकर्स के बच्चे। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड माइक ही उस स्कूल में 2 गरीब बच्चे थे। डैडी ने धीरे से शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैं पैसे बनाना कैसे सीख सकता हूं? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनका मतलब साफ था, मुझे इसका जवाब नहीं पता, मुझे तंग मत करो। अगली सुबह मैंने माइक को सारी बात बताई। माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बना। हम दोनों पूरी सुबह सोचते रहे कि पैसा कैसे कमाया जाए। फिर आखिरकार दोपहर में आइडिया आया, जो माइक ने किसी साइंस की किताब में पढ़ा था। हमने टूथपेस्ट के खाली लेड ट्यूब्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हम उन ट्यूब्स को पिघलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचों में डालकर नए सिक्के बना रहे थे। हम सच में पैसे बना रहे थे। जब मेरे डैडी ने देखा तो उन्होंने हमें जालसाजी यानी काउंटर फिटिंग का मतलब समझाया। हमारे सपने टूटे हुए थे। मैंने माइक से बोला, शायद जिमी सही कहता है, हम सच में गरीब हैं। तभी मेरे डैडी बोले, बच्चों तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने के सपने देखते हैं और बातें करते हैं। तुमने कुछ किया है, हार मत मानो। तो आप अमीर क्यों नहीं है? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। टीचर्स अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। अगर तुम सच में अमीर बनना सीखना चाहते हो तो मुझसे मत पूछो माइक, तुम अपने डैडी से पूछो। माइक के डैडी, जिनको मैं रिच डैड कहूंगा, एक राइजिंग एंटरप्रेन्योर थे, और यहां से शुरू हुई मेरी असली फाइनेंशियल एजुकेशन। अगले सैटरडे हम सुबह 8 बजे रिच डैड से मिले। उन्होंने एक ऑफर दिया, मैं तुम्हें सिखाऊंगा पर क्लासरूम स्टाइल में नहीं। तुम मेरे लिए काम करोगे और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट्स दूंगा। 1956 के हिसाब से भी 10 सेंट पर आवर बहुत कम थे। अगले 3 हफ्ते हर सैटरडे हम 3 घंटे उनके कन्वीनियंस स्टोर में काम करते, डस्टिंग करते, शेल्व्स अरेंज करते। एकदम बोरिंग काम था। हर हफ्ते के एंड में हमें 30 सेंट्स मिलते, जिससे मैं कॉमिक्स खरीद लेता। चौथे हफ्ते तक मैं थक चुका था। मैंने 10 सेंट्स के लिए गुलामी इसलिए नहीं शुरू की थी। और सबसे बड़ी बात, रिच डैड ने उस पहले सैटरडे के बाद हमसे बात तक नहीं की थी। मैंने माइक से कहा, मैं ये काम छोड़ रहा हूं। माइक मुस्कुराया। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वो तुमसे मिलना चाहेंगे।
तो अगले सैटरडे मैं उनसे मिलने पहुंचा, गुस्से में। मेरे अपने पढ़े लिखे गरीब डैडी भी गुस्से में थे। उनका कहना था कि रिच डैड चाइल्ड लेबर लॉस तोड़ रहे हैं और मुझे कम से कम 25 सेंट्स पर आवर की मांग करनी चाहिए। जब मैं रिच डैड से मिला तो उन्होंने कहा, तो या तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? मैंने लगभग रोते हुए कहा, आपने अपना वादा नहीं निभाया, आपने कुछ नहीं सिखाया, आप बस एक लालची आदमी हैं। रिच डैड शांति से बोले, मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूं। क्या सिखाया आपने? कुछ भी नहीं। सिखाने का मतलब सिर्फ लेक्चर देना या बातें करना नहीं होता। और क्या, वो स्कूल में होता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। पर लाइफ तुम्हें ऐसे नहीं सिखाती, लाइफ तुम्हें धक्के मारती है। हर धक्के से लाइफ कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूं। उन्होंने आगे कहा, ज्यादातर लोग लाइफ के धक्के सहते रहते हैं, कुछ गुस्सा हो जाते हैं और वापस धक्का मारते हैं, अपने बॉस को, अपनी जॉब को, अपने हस्बैंड या वाइफ को। वो ये नहीं जानते कि लाइफ उन्हें धक्का दे रही है। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और खुश इंसान बनोगे। अगर नहीं तो पूरी जिंदगी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपनी जॉब, कम सैलरी, अपने बॉस को कोसते रहोगे। मैं उन्हें दोष दे रहा था, जबकि सीखने की जिद मेरी थी। तुम दोनों पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसे बनाना सीखने के लिए पूछा है। मेरे 150 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, पर किसी ने नहीं पूछा। वो जॉब मांगते हैं, सैलरी मांगते हैं, पर पैसे बनाना नहीं सीखना चाहते। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कोर्स बनाया जो रियल लाइफ के करीब था। मैंने तुम्हें 10 सेंट्स पर आवर इसलिए दिए थे ताकि तुम लाइफ का स्वाद चख सको। तो इससे मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप चीप हैं और अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करते हैं। रिच डैड जोर से हंसे। अपना नजरिया बदलो, मुझे प्रॉब्लम मत समझो। अगर तुम सोचते हो कि प्रॉब्लम मैं हूं तो तुम्हें मुझे बदलना पड़ेगा। अगर तुम सोचो कि प्रॉब्लम तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। उन्होंने मुझे वो नजरिया दिया जिसने उन्हें मेरे गरीब पढ़े लिखे डैडी से अलग किया। वो नजरिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। सबक नंबर 1, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। देखो, रिच डैड बोले, ज्यादातर लोग 2 इमोशन से चलते हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे ना होने का डर उनसे कड़ी मेहनत करवाता है, फिर जब उन्हें सैलरी मिलती है तो लालच या डिजायर जाग जाता है। वो उन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं जो पैसों से खरीदी जा सकती हैं, और इस तरह एक पैटर्न बन जाता है। कैसा पैटर्न? मैंने पूछा। सुबह उठने का, काम पर जाने का, बिल्स चुकाने का, फिर सुबह उठने का, काम पर जाने का, बिल्स चुकाने का। उनकी जिंदगी डर और लालच से चलती है। अगर उन्हें ज्यादा पैसा दो तो वो इसी पैटर्न में अपने खर्चे बढ़ा लेंगे। इसी को मैं रैट रेस कहता हूं। इसका कोई दूसरा रास्ता है? माइक ने पूछा। हाँ, रिच डैड ने कहा, और वही रास्ता मैं चाहता हूं कि तुम लोग ढूंढो। डर और लालच के इस जाल से बचो। अपने इमोशंस को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। सोचने के लिए अपने इमोशंस का इस्तेमाल करो, ना कि इमोशंस में बहकर सोचो। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो अपने दिमाग से नहीं, अपने इमोशन से सोच रहे हैं। रिच डैड ने एक ऑफर दिया, मैं तुम्हारा काम फिर से शुरू करवाता हूं, पर इस बार मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दूंगा। मैंने सोचा, क्या? अगले 3 हफ्ते हमने हर सैटरडे मुफ्त में काम किया। तीसरे हफ्ते रिच डैड आए और हमें आइसक्रीम खिलाई। उन्होंने हमें समझाया कि अब हम रैट रेस से निकलने के करीब हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। मुफ्त में काम करो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के ऐसे तरीके बताएगा जो इस सैलरी से कहीं ज्यादा होंगे। तुम वो चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, पर वो उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि वो सिर्फ पैसे और सिक्योरिटी ढूंढ रहे होते हैं। उस दिन काम के बाद स्टोर मैनेजर मिसेस मार्टिन कॉमिक्स के कवर को आधा फाड़ रही थी। बाकी की पूरी बुक वो एक बॉक्स में फेंक रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट के लिए सिर्फ आधा कवर वापस चाहिए होता है, बाकी की पूरी कॉमिक बुक फेंक दी जाती है। एकदम से मेरे दिमाग की बत्ती जली। हमने डिस्ट्रीब्यूटर से उन पुरानी कॉमिक्स के लिए पूछा। उसने कहा, तुम ले सकते हो अगर तुम इस स्टोर में काम करते हो और ये प्रॉमिस करो कि तुम उन्हें बेचोगे नहीं। हमारा बिजनेस फिर से शुरू हो गया। माइक के बेसमेंट में हमने कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। एंट्री फीस 10 सेंट्स। इस 10 सेंट में बच्चे 2 घंटे तक जितनी चाहें कॉमिक्स पढ़ सकते थे। ये उनके लिए एक ग्रेट डील थी, क्योंकि एक कॉमिक बुक 10 सेंट्स की आती थी और वो 2 घंटे में 5-6 कॉमिक्स आराम से पढ़ लेते थे। माइक की छोटी बहन हमारी लाइब्रेरियन बन गई, जिसे हम हर हफ्ते $1 देते थे। अगले 3 महीने तक हमने एवरेज $9.5 पर वीक कमाए। हम काम नहीं कर रहे थे, हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा था, और रिच डैड हमसे बहुत खुश थे। हमने उनका पहला सबक बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। तो सवाल ये उठता है कि हम रैट रेस से कैसे बचें? हम पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाएं? इसके लिए आपको सीखना होगा सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों जरूरी है, यानी वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। इसके लिए सिर्फ एक नियम है। नियम नंबर 1,
आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क पता होना चाहिए और हमेशा एसेट्स ही खरीदने चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस इतना ही काफ़ी है। ये पहला और आखिरी नियम है, लेकिन इस आसान से नियम को ज़्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं और उनकी परेशानी की वजह यही है कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। तो एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है? रिच डैड ने हमें बहुत सिंपल डेफिनेशन दी। एसेट वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, सिंपल। और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पूरी ज़िंदगी एसेट्स खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास रहना चाहते हैं तो लायबिलिटीज़ खरीदते रहिए। अब इसको थोड़ा कैश फ्लो डायग्राम से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक इनकम स्टेटमेंट जिसमें ऊपर इनकम है, नीचे एक्सपेंसेस, और उसके नीचे एक बैलेंस शीट जिसमें एक तरफ एसेट्स हैं और दूसरी तरफ लायबिलिटीज़। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कैसा होता है? उसकी जॉब से इनकम आती है और वो सीधा एक्सपेंसेस में चली जाती है, रेंट, फूड, टैक्स, ट्रांसपोर्ट। उसके पास कोई रियल एसेट नहीं होता। एक मिडिल क्लास इंसान का कैश फ्लो, जॉब से इनकम आती है, वो इनकम सीधा लायबिलिटीज़ खरीदने में जाती है, जैसे मॉर्टगेज यानी होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेट, और ये लायबिलिटीज़ उसके एक्सपेंसेस बढ़ाती हैं। उनके पास एसेट्स के नाम पर ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो सोचते हैं कि एसेट्स हैं, पर असल में वो लायबिलिटीज़ होती हैं। और एक अमीर इंसान का कैश फ्लो, उनके पास एसेट कॉलम में रियल एसेट्स होते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस। ये एसेट्स उनके लिए इनकम जनरेट करते हैं और इस इनकम से उनके एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। जो पैसा बचता है वो उसको दोबारा एसेट कॉलम में रीइन्वेस्ट करते हैं। इससे उनका एसेट कॉलम और बड़ा होता जाता है, उनकी इनकम और बढ़ती जाती है और इस तरह अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है। लोग पूछते हैं, मेरा घर मेरा सबसे बड़ा एसेट है ना? रिच डैड के हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि आपका घर आपकी पॉकेट में पैसा नहीं डाल रहा, वो आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रहा है, मॉर्टगेज पेमेंट्स के फॉर्म में, प्रॉपर्टी टैक्स के फॉर्म में, मेंटेनेंस के फॉर्म में। जब तक आप उस घर में खुद रह रहे हैं वो एक लायबिलिटी है। हाँ, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, पर कैश फ्लो के हिसाब से वो एक एक्सपेंस है। ये एक ऐसी सोच है जो बहुत से लोगों को हजम नहीं होती, क्योंकि घर एक इमोशनल चीज़ है और जब पैसे की बात आती है तो इमोशंस अक्सर लॉजिक पर हावी हो जाते हैं। तो ये सब समझने के बाद आपको करना क्या है? रिच डैड का तीसरा सबक है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। ये सुनने में अजीब लग सकता है, इसका क्या मतलब है? 1974 में मैकडॉनल्ड्स के मालिक रे क्रॉक ने एमबीए स्टूडेंट्स से एक सवाल पूछा, मेरा बिजनेस क्या है? सब स्टूडेंट्स हंसे और एक ने कहा, आप हैमबर्गर्स बेचते हैं। रे क्रॉक ने जवाब दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। रे क्रॉक जानते थे कि उनका प्रोफेशन तो हैमबर्गर फ्रेंचाइज बेचना था, पर उनका बिजनेस था वो जमीन, वो रियल एस्टेट जहां हर मैकडॉनल्ड स्टोर खुलता था। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल ओनर ऑफ रियल एस्टेट है। ये है सबक। अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस में फर्क को समझिए। आपका प्रोफेशन आपका जॉब है जिससे आपकी इनकम आती है। आपका बिजनेस आपका एसेट कॉलम है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के बिजनेस पर ध्यान देते हैं और उन्हें अमीर बनाते हैं। वो अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स देकर गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, फिर लोन चुकाकर बैंक के लिए काम करते हैं। अपने काम से काम रखने का मतलब है अपनी जॉब करते हुए अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करना शुरू करना, असली एसेट्स खरीदना। असली एसेट्स क्या हैं? 1. ऐसे बिजनेसेस जिनमें आपको खुद काम ना करना पड़े। 2. स्टॉक्स। 3. बॉन्ड्स। 4. इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट। 5. नोट्स यानी IOUs। 6. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रिप्ट्स, पेटेंट्स से आने वाली रॉयल्टी। और ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू हो, जो इनकम जनरेट करे और जिसका रेडी मार्केट हो। अमीर लोग लग्जरीज सबसे आखिरी में खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास सबसे पहले। वो अमीर दिखने के लिए बड़े घर, महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी लोन पर ले लेते हैं और इस तरह वो कर्ज के जाल में और गहरे फंसते जाते हैं। एक सच्चा अमीर पहले अपना एसेट कॉलम बिल्ड करता है, फिर उस एसेट कॉलम से जो इनकम आती है उससे वो अपनी लग्जरीज खरीदता है। इसके बाद आता है सबक नंबर 4, टैक्सेस का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। आपको रॉबिनहुड की कहानी तो याद होगी, अमीरों से लूटो और गरीबों में बांट दो। मेरे गरीब डैडी के लिए रॉबिनहुड एक हीरो था, पर मेरे अमीर डैडी के लिए वो एक बदमाश था। रिच डैड ने समझाया कि शुरू में अमेरिका और इंग्लैंड में कोई इनकम टैक्स नहीं था, टैक्सेस सिर्फ लड़ाइयों के टाइम पर लगाए जाते थे। इनकम टैक्स का आइडिया इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि लोगों को बताया गया कि ये सिर्फ अमीर लोगों को सजा देने के लिए। जनता ने इसके सपोर्ट में वोट किया, पर हुआ क्या?
सरकार की पैसे की भूख बढ़ती गई। जल्द ही टैक्स का बोझ मिडिल क्लास पर आ गया और वहां से गरीबों तक। अमीर लोग दूसरी तरफ स्मार्ट थे, उन्होंने इससे बचने का रास्ता निकाल लिया, और वो रास्ता था कॉरपोरेशंस। एक कॉरपोरेशन कोई बिल्डिंग या फैक्ट्री नहीं है, ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक फाइल फोल्डर है, पर ये एक मैजिक शील्ड की तरह काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? टैक्स एडवांटेज। देखिए, एक एम्प्लॉय पहले कमाता है, फिर उस इनकम पर टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसे से खर्चा करता है। एक कॉरपोरेशन पहले कमाता है, फिर जितना हो सके खर्चा करता है और फिर जो पैसा बच जाता है उस पर टैक्स देता है। ये अमीर लोगों का सबसे बड़ा लीगल सीक्रेट है। उनकी कार, उनका इंश्योरेंस, उनके वेकेशंस, बहुत कुछ कंपनी के खर्चे में आ जाता है, प्री टैक्स। ये सब जानकर क्या करना है? बस ये समझना है कि नियम अमीर लोगों के लिए अलग तरीके से काम करते हैं। उन्होंने सिस्टम को समझा है, हमें भी समझना होगा। अब आते हैं सबक नंबर 5 पर। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। हम सब के अंदर एक बहुत पावरफुल फाइनेंशियल जीनियस बैठा हुआ है, पर डर और सेल्फ डाउट उस जीनियस को दबा देते हैं। असली जिंदगी में सिर्फ स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ते, हिम्मत वाले लोग आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल जीनियस के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए और हिम्मत भी। अगर आप डरते हैं तो आपका जीनियस काम नहीं करेगा। ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि पैसा खोने का दर्द उनके लिए अमीर बनने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। आपको ये समझना होगा कि पैसा असली नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास पैसा कम है तो आप वैसा ही रियलिटी बना लेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो आपके पास वो पाने की शक्ति है। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार रियल एस्टेट मार्केट जब डाउन था तब एक घर खरीदा जिसकी कीमत $75,000 थी, पर उन्होंने उसे सिर्फ $20,000 में खरीदा था और इसके लिए उन्होंने सिर्फ $2,000 अपने दोस्त से उधार लिए थे। फिर उन्होंने उस घर का ऐड डाला, $75,000 का घर सिर्फ $60,000 में। फोन बजने लगे, कुछ ही दिनों में घर बिक गया। उन्होंने अपने दोस्त के $2,000 वापस किए, $200 इंटरेस्ट के साथ, और उनके एसेट कॉलम में $40,000 का प्रॉफिट आ गया बिना उनका एक भी पैसा लगाए। ये है पैसे को इन्वेंट करना। ये है अपने दिमाग, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल करके अपॉर्चुनिटीज को देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। और आखिर में सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करे, पैसे के लिए काम ना करे। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है। सिंगापुर में एक यंग जर्नलिस्ट रॉबर्ट का इंटरव्यू ले रही थी। उसने कहा कि मैं एक दिन आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। रॉबर्ट ने उसके आर्टिकल्स पढ़े थे और वो बहुत इंप्रेसिव थे। रॉबर्ट ने पूछा, तो आपको क्या चीज़ रोक रही है? उसने कहा, मेरा काम कहीं नहीं जाता। लोग कहते हैं मेरे नॉवेल्स अच्छे हैं पर कुछ होता नहीं। रॉबर्ट ने उसे एक सेल्स कोर्स लेने की सलाह दी। वो जर्नलिस्ट बुरी तरह ऑफेंड हो गई। मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स हूं, मैं सेल्स कोर्स क्यों लूंगी? मुझे सेल्समैन से नफरत है। रॉबर्ट ने शांति से अपनी किताब की तरफ इशारा किया और कहा, यहां बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं। पॉइंट ये था कि उस जर्नलिस्ट के पास एक स्किल थी, राइटिंग, पर उसे दूसरी स्किल, सेल्स और मार्केटिंग की जरूरत थी। अगर वो इन दोनों को जोड़ लेती तो उसकी इनकम स्काई रॉकेट हो जाती। दुनिया में टैलेंटेड गरीब लोगों की कमी नहीं है, उनके पास टैलेंट है पर बिजनेस की समझ नहीं है। इसीलिए रिच डैड ने रॉबर्ट को स्पेशलाइज करने के बजाय अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करवाया, अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, ताकि वो पूरे बिजनेस सिस्टम को समझ सके। जॉब सिक्योरिटी सब कुछ नहीं है, सीखना सब कुछ है। अपनी जॉब को इस नज़र से देखिए कि आप वहां क्या नया स्किल सीख सकते हैं जो आपके एसेट कॉलम को बिल्ड करने में मदद करेगा। ये थे रिच डैड के 6 सबक। इन सभी सबकों को आजमाने के रास्ते में बहुत सी बाधाएं आती हैं, डर, सिनिसिज्म यानी नकारात्मक सोच, आलस, बुरी आदतें और एरोगेंस। पर अगर आपका वाई, आपका रीजन स्ट्रांग है तो आप इन सबको पार कर सकते हैं। शुरू करने के लिए अपने अंदर के फाइनेंशियल जीनियस को जगाइए। किताबें पढ़िए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए, ऐसे दोस्त बनाइए जो पैसे के बारे में बात करते हैं। एक फॉर्मूला सीखिए, उसमें मास्टर बनिए और फिर नया फॉर्मूला सीखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को सबसे पहले पे कीजिए। अपनी इनकम का एक हिस्सा पहले अपने एसेट कॉलम में डालिए, उसके बाद बाकी खर्चे कीजिए। याद रखिए, आपके पास 2 सबसे बड़े एसेट हैं, आपका दिमाग और आपका टाइम। आप हर दिन अपने हर डॉलर के साथ ये चुनते हैं कि आप अमीर बनेंगे, गरीब रहेंगे या मिडिल क्लास। ये चुनाव आपका है और सिर्फ आपका। चूज वाइजली।